हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज रिफ्रेश्ड। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान। तो ये जो चैप्टर है इसमें मोस्टली भारतीय संविधान के बारे में डिस्कशन किया गया है और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसके की फीचर्स को बताया गया है, क्या क्या इसके की फीचर्स हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि किसी भी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। और साथ ही साथ हम छोटा सा डिस्कशन फंडामेंटल राइट के बारे में भी करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में इसे भी इंक्लूड किया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर को, जो कि चैप्टर नंबर 1 है एनसीईआरटी क्लास 8 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ इसकी शुरुआत की गई है। इसमें एक गेम का एग्जाम्पल दिया गया है जो कि है फुटबॉल। इसमें बताया गया है कि कैसे हर एक गेम का अपना एक रूल होता है। जैसे फुटबॉल में क्या रूल है कि जो बॉल है उसको किक करने के लिए आपको ओनली लेग का यूज करना है, बट आपके जो हैंड्स है उनको यूज नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ जो गोल कीपर है वो यूज कर सकता है हाथों का। उसी तरह जो दूसरे गेम्स है, यहाँ पे हॉकी का एग्जाम्पल है और फिर क्रिकेट का भी एग्जाम्पल है। आप एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं, बास्केटबॉल का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, या फिर आप लोकल गेम्स में देखें तो कबड्डी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो उसका अपना एक अलग रूल है। तो उसी तरह ये समझाने की कोशिश की गई है इस चैप्टर में छोटे छोटे चीजों से कि कैसे जो हॉकी है या फिर क्रिकेट है या फुटबॉल है उसका अपना एक अलग रूल होता है, उसकी अपनी एक नियम होते हैं जो कि एक दूसरे से उनमें डिफरेंस दिखाते हैं। डिफरेंस होता है तभी तो हमें लगता है कि अच्छा ओके ये फुटबॉल है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, लेग का यूज करना है, हैंड से हमें बॉल टच नहीं करना है। हॉकी है तो हॉकी स्टिक से हमें बॉल को किक करना है। क्रिकेट में बैट का यूज किया जाता है और फील्डिंग की जाती है। तो ये एक अलग तरीके का गेम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है सारे गेम, लेकिन सबके क्या होते हैं, रूल्स अलग अलग होते हैं। तो यही जो डिफरेंस है वो हमें अंतर दिखाते हैं एक गेम का दूसरे गेम से। ठीक है, तो ये जो रूल होते हैं तभी तो हमें पता चलता है ना कि हाँ ये जो खेल है सब एक जैसे नहीं है, सब अलग अलग है। इन नियमों से खेल को परिभाषित करने के लिए और अलग अलग जो गेम्स है उनके बीच फर्क करने में क्या होती है, हमें मदद मिलती है। और इन खेलों की तरह हर समाज में भी कुछ क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स होते हैं, कुछ मूलभूत नियम होते हैं। जितने जो भी समाज है, जो भी सोसाइटी है, किसी भी सोसाइटी के अपने रूल हैं। आप देख लीजिए अपने कंट्री में ही देखिए कितनी तरह की सोसाइटी है और उसके अपने रूल है। उसी तरह एक पूरे देश के लिए भी एक रूल होता है जो कि मूलभूत रूल होते हैं, कॉमन सा रूल होता है, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स होते हैं, जैसे कि सारे गेम्स में रूल होते हैं। तो यही जो रूल्स होते हैं वो समाज का स्वरूप होते हैं। जो ये रूल तय किए जाते हैं किसी भी समाज में, वो समाज का स्वरूप होते हैं, बताते हैं उस समाज के बारे में। और इसी से समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाज के बीच क्या होता है, डिफरेंस हमें दिखाता है, हमें बताता है कि अच्छा ये सोसाइटी है तो यहाँ के ऐसे रूल है, ये दूसरी सोसाइटी सपोज बी है तो उसके अलग रूल है। और जो मॉडर्न कंट्रीज है ये जो रूल्स हैं उसको एक लिखित दस्तावेज में, एक रिटन फॉर्म में, एक डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यानी कि जो भी रूल्स है ए बी सी डी जो भी है, एक रिटन फॉर्म में वो मौजूद रहते हैं और एक डॉक्यूमेंट के रूप में मौजूद रहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे ये हमारे देश का संविधान है, हाँ हमारा संविधान है, जिसको तैयार करने में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। और हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे लेंथीएस्ट संविधान है और विशाल संविधान है। और जो हमारे देश का संविधान है वो अदर कंट्री से क्या है, डिफरेंट है। जैसे यूएस का अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, आप दूसरे कंट्री में अगर आप जाएं तो अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे देश का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यही जो
डिफरेंस दिखाता है वही बताता है कि जो कुछ मूलभूत नियम होते हैं हर सोसाइटी के, हर समाज के, तो उसी तरह हर देश के भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं। जब उन्हें एक रिटन फॉर्म में लिख दिया जाता है डॉक्यूमेंट के रूप में, देन इट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, देन इट्स कॉल्ड संविधान। आगे इस चैप्टर में बताया गया है कि किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है, किसी भी देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है। और हमारे देश में जो संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसकी डिमांड इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा कब की गई? 1934 में पहली बार की गई कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए वो सिर्फ किससे मिलकर बनी होनी चाहिए? सिर्फ भारतीयों से मिलकर बनी होनी चाहिए। और ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड क्या था? 1939 टू 1945। तो 1939 टू 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सिर्फ भारतीयों से मिलकर बने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड थी वो काफी बढ़ गई थी। और एट लास्ट दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। और दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कई बैठकें हुई। लगभग 3 साल का टाइम लगा। एक्चुअल में देखें तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा, तब जाकर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया एक स्वतंत्र भारत के लिए। और इस तरह से 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार उनकी डेस्टिनी को तय करने का और उनके फ्यूचर को तय करने का अधिकार मिला था, मौका मिला था। और यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई गई है जिसमें हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे इस चैप्टर में ये कहा गया है कि ये जितने भी कंट्री हैं उनका अपना एक क्या है? संविधान है, उनका लिखित हो। ब्रिटेन में अगर आप जाएं तो ब्रिटेन में रिटन फॉर्म में नहीं है, डॉक्यूमेंट्स है जो कई पोथियों के रूप में रखे गए हैं, उसके हिसाब से ब्रिटेन चलता है। तो ये इसमें आगे ये कहा जा रहा है कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उनके पास क्या है? मोस्टली उनके पास क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जितने भी देश हैं उनकी जिनके पास संविधान है वो क्या हो? डेमोक्रेटिक ही हो। जरूरी तो नहीं कि वहाँ डेमोक्रेसी को ही फॉलो किया जाता हो, राजशाही भी तो हो सकती है ना वहाँ पे। उनके लिए भी वो अपने लिखित दस्तावेज रख सकते हैं किस हिसाब से हमें अपने देश को चलाना है। तो वही कह रहा है कि जरूरी नहीं कि सारे डेमोक्रेटिक कंट्री ही हो जिनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे कई पर्पस को फुलफिल करता है, हमारे कई उद्देश्य होते हैं जिसको हमारा जो संविधान है वो पूरा करता है। सबसे पहला तो है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ये उन आदर्शों को क्या करता है? सूत्रबद्ध करता है जिसके द्वारा नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और अपने सपनों के अनुसार रचते हैं। ये एक लेआउट तैयार करता है ऐसे आइडियाज का जिससे कि कोई भी जो भी कंट्री है उसके जो नागरिक है वो अपना देश जैसा चाहते हैं वैसा बनाते हैं। जैसा कि अगर कोई कंट्री है उसमें रहने वाले जो सिटीजन है वो कैसे माहौल में रहना चाहते हैं, कैसा देश वो चाहते हैं, वो उसको एक लेआउट देता है, एक सूत्रबद्ध तरीके से एक रूल बनाकर देता है। उसके बाद आगे इस चैप्टर में कहा जाता है कि संविधान ही हमें ये बताता है कि जो सोसाइटी है उसका मूलभूत जो नेचर है, फंडामेंटल नेचर है वो क्या होगा। जो भी सोसाइटी है जिसमें हम रह रहे हैं उसके फंडामेंटल नेचर के बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। और उनके बीच कई बातें क्या होती है? समान होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी मुद्दों पर सभी सहमत हो। जैसे हम किसी सोसाइटी में ही रहते हैं, किसी सिटी में ही हम रहते हैं, तो जितने भी मोहल्ले हैं वो अलग अलग है। तो हर मोहल्ले में रहने वाले लोगों के विचार भी अलग होते हैं, उनके रहन सहन का तरीका भी अलग होता है। या फिर आप इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में कई स्टेट हैं, सभी स्टेट की अपनी अलग भाषा है, अपना अलग रहन सहन है, खान पान है ना। कहते हैं ना कि कोस कोस पे इंडिया के बारे में कहते हैं कि कोस कोस
पे पानी बदले सवा कोस पे वाणी। तो हमारे देश में इतनी विविधता है, तो सबों को एक सूत्र में पिरोने के लिए, है ना, और सभी को एक कॉमन रूल में चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें सेट ऑफ रूल देता है एंड प्रिंसिपल देता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? अपने देश को उस हिसाब से चला सकते हैं। ठीक है, तो संविधान हमें क्या करता है? सेट ऑफ रूल देता है और हमें वो सारे प्रिंसिपल्स देता है, जिससे हमें देश को किस शासन पद्धति में चलाना है उसमें मदद मिलती है। और इसके जरिए हम ये भी तय करते हैं कि गवर्नमेंट किस तरह की होगी, सरकार किस तरह की होगी, और साथ ही साथ एक ऐसी भी समझ विकसित करते हैं जिससे जो हमारी पूरी सोसाइटी है, या फिर आप कह सकते हैं पूरा देश है, उसकी हमें क्या करना चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। अब कोई रूल ही नहीं होगा, कुछ रेगुलेशन ही नहीं होंगे, तो इंडिया में इतने सारे स्टेट है, आपस में ही सब लड़ते रहेंगे। लेकिन नहीं, हमारा देश क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। और हमारे देश की खासियत क्या है कि पूरे देश के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पूरे देश के लिए एक ही संविधान है। ऐसा नहीं कि हर स्टेट का अपना एक अलग फ्लैग है, हर एक स्टेट का अपना एक अलग संविधान है। नहीं, हमारे देश का अपना एक कॉमन संविधान है जो पूरे देश में इक्वल है, एक जैसा है। आगे इस चैप्टर में दिया गया है एग्जाम्पल किसका? नेपाल का एग्जाम्पल दिया गया है। नेपाल में क्या है? मोनार्की थी पहले, हाँ, उसके बाद लेकिन 1990 से ही वहां पे स्ट्रगल हुए। किस चीज के लिए? डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल हुए। और 1990 में हुए स्ट्रगल के बाद जो डेमोक्रेसी की स्थापना हुई वहां पे, और ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था 2002 यानी कि 12 साल तक रही। 1990 से लेकर 2002 तक 12 साल तक रही। लेकिन अक्टूबर 2002 में नेपाल के जो राजा थे ज्ञानेंद्र, उन्होंने कहा कि जो बहुत सारे देश के भाग हैं, यानी कि नेपाल के बहुत सारे पार्ट में मॉइस्ट जो है वो अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, और जो गवर्नमेंट थी, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, उसके बहुत सारे काम को अपने हाथों में ले लिया। और फाइनली फरवरी 2005 में जो राजा थे नेपाल के तत्कालीन ज्ञानेंद्र, उन्होंने पूरे शासन की बागडोर फिर से अपने हाथों में ले ली। यानी कि 1990 में नेपाल में स्ट्रगल हुए, तो वहां पर डेमोक्रेटिक व्यवस्था स्थापित की गई जो 2002 तक रही, करीब 12 सालों तक। लेकिन जो वहां के किंग थे, ये एक एग्जाम्पल दिया गया है, वो किंग थे ज्ञानेंद्र। उन्होंने कहा कि मॉइस्ट एक्टिविटी देश के विभिन्न भागों में काफी ज्यादा बढ़ गई है, और जो शासन की सारी बागडोर फाइनली अपने हाथों में ले ली। तो वहां पे क्या हुए? एजिटेशन स्टार्ट हो गए, और लास्ट में मॉइस्ट जो थे, माओवादी जिन्हें कहते हैं, 12 पॉइंट एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया राजा के साथ। और ये जो 12 पॉइंट एग्रीमेंट साइन किए गए, उसके बाद जो आम पब्लिक थी उनको ये लगा कि एक बार फिर से हमारे देश में क्या होगा? लोकतंत्र होगा, हमारे देश में अमन चैन बहाल होगी। और जो डेमोक्रेसी के लिए ये जो स्ट्रगल चला, ये 2006 तक अपने पिक पे था। 2006 तक ये जो डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल था नेपाल में, वो अपने पिक पर था। और राजा के द्वारा छोटी मोटी क्या बहुत सारी रियायतें दी गई, छोटे मोटे चीजें उनको लालच दिया गया कि आप डेमोक्रेसी की बात ना करें, लेकिन उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। फाइनली जो नेपाल के राजा थे, उनको क्या करना पड़ा? थर्ड पार्लियामेंट का गठन करना पड़ा, और पॉलिटिकल पार्टीज को उन्होंने आमंत्रित किया सरकार बनाने के लिए। और 2008 में इस तरह से नेपाल क्या हो गया? मोनार्की को हटाकर क्या हो गया? एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया। नेपाल जो कि अब तक राजतंत्र पे चल रहा था, राजशाही व्यवस्था थी, वहां पे डेमोक्रेटिक व्यवस्था आ गई। तो ये जो फोटो है, यहाँ पे नेपाल के स्ट्रगल को दिखाया गया है, लोगों के स्ट्रगल को दिखाया गया है, किस तरह से लोगों ने वहां पर स्ट्रगल किया। तो यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की गई है, आगे इस चैप्टर में बताने की कोशिश की गई है। तो पहले वहां पर क्या थी? मोनार्की थी। उसके बाद वहां पर डेमोक्रेटिक व्यवस्था आ गई। तो मोनार्की में जो रूल होंगे वो सारे डिफरेंट होंगे डेमोक्रेटिक व्यवस्था से। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? संविधान को भी चेंज करना पड़ेगा, संविधान को भी बदलना पड़ेगा। तो इसी सब वजह से अब नेपाल में एक नया संविधान लाने की जरूरत पड़ी।
क्योंकि जब डेमोक्रेटिक रूल आया, वहां पे लोकतंत्र आया, तो वहां पर संविधान को भी चेंज करना पड़ा, क्योंकि वहां पर राजतंत्र था और जो राजतंत्रीय व्यवस्था थी उसका जो संविधान था उसमें ये कहा गया था कि जो शासन की सारी बागडोर है, सर्वोच्च सत्ता है, वो किसके हाथों में होगी? किंग के हाथों में होगी। अब तो वहां किंग है नहीं, तो जरूरत किसकी थी? एक नए संविधान की जरूरत थी। तो इसी तरह इसमें बताने की कोशिश की गई है कि जिस तरह से फुटबॉल है या फिर क्रिकेट है, उसमें रूल बदलते हैं तो गेम को भी परिभाषित करने में आसानी होती है, उसी तरह जो मोनार्की थी वो अगर हटता है, डेमोक्रेटिक कंट्री आती है, तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन क्या करने होंगे? चेंज करने होंगे, क्योंकि मोनार्की के अकॉर्डिंग जो शासन जो है वो किसके हाथों में रहेगा? किंग के हाथों में रहेगा। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में जो शासन व्यवस्था है जनता के चुने गए प्रतिनिधि के हाथों में होता है। तो ये एक डिफरेंस होता है। तो इस तरह से नेपाल में 2015 में क्या किया गया? नए कॉन्स्टिट्यूशन को, नए संविधान को एडॉप्ट किया गया। ठीक है, समझ में आ गया क्यों जरूरत पड़ी नेपाल में? यहाँ एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, क्योंकि वहां पे मोनार्की से वो डेमोक्रेसी की तरफ गए थे। तो जिस तरह हर खेल में रूल बदलते हैं, तो शासन की व्यवस्था बदलेगी, तो उसके भी रूल्स अलग होंगे। इसलिए नेपाल को नया संविधान चाहिए था, जो कि उन्होंने कब अडॉप्ट किया? 2015 में उन्होंने अडॉप्ट किया। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक दूसरा भी मुख्य उद्देश्य होता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना, किसी भी देश की पॉलिटिकल सिस्टम को तय करना। और नेपाल का जो पुराना संविधान था उसमें देश के शासन की बागडोर किसके हाथों में थी? किंग के हाथों में थी और उसके मंत्रियों के हाथों में थी। ठीक है, और जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन पद्धति या फिर मोनार्की चुनी जाती है, वहां निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सपोज कहीं पर मोनार्की है और कहीं पर डेमोक्रेसी है, तो वहां पे डिसीजन मेकिंग में जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन किसके अकॉर्डिंग होगा? वो किंग के अकॉर्डिंग होगा। और सपोज कहीं डेमोक्रेसी है तो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन किसके अकॉर्डिंग होगा? क्योंकि वहां पर एक डेमोक्रेटिक पद्धति है, जो लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं, तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन किसके हिसाब से होंगे? उसी के हिसाब से होंगे। इसी तरह कहा गया है कि जो डेमोक्रेसी है उसमें हम अपने नेता खुद चुनते हैं, ताकि वो हमारी ओर से सत्ता की जिम्मेदारी का यूज करे, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हमारे बिहाफ में वो उसका यूज करे। और फिर भी इस बात की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है उनको जो पावर दी जाती है उसका वो मिसयूज कर सकते हैं। होता है ना ऐसा कि जो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पर्सन होते हैं, कभी कभी वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भी क्या हो सकता है? अन्याय हो सकता है। तो इसके लिए भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन किसमें तय किए गए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में तय किए गए हैं, संविधान में तय किए गए हैं, ताकि कोई अपने पावर का मिसयूज ना कर सके। क्योंकि जो पावर आती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है, सोसाइटी के प्रति किसकी एक जिम्मेदारी है, जो इलेक्टेड पर्सन है कोई भी उसकी, तो वो उसका मिसयूज ना करे। इसके लिए भी सारे उपाय किए गए हैं देश के संविधान में। यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल दिया गया है, इस चैप्टर में बुक में दिया गया है। उसमें बताया गया है कि एक कोई जो मॉनिटर है क्लास का, सपोज ए उसका नाम है, तो टीचर कुछ देर के लिए बाहर जाती है, तो मॉनिटर को ये जिम्मेदारी देकर जाती है कि क्लास अच्छे से रहे, शांतिपूर्ण तरीके से रहे। तो लेकिन जो मॉनिटर है उसकी पट्टी नहीं है क्लास की दूसरे स्टूडेंट पी के साथ, तो वो कहता है कि जब टीचर आएगी तो मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। तो जब टीचर क्लास में एंटर करती है तो जो मॉनिटर है वो कहता है कि जो पी था वो क्लास में मना करने के बावजूद भी काफी शोर मचाता है। तो टीचर मॉनिटर की बातों को मानती है, क्योंकि टीचर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी मॉनिटर को।
तो वो बी को पनिशमेंट देती है। तो यहाँ पे बताया गया, ये एग्जाम्पल दिया गया कि जो मॉनिटर ए था उसने अपने पावर का मिसयूज किया। तो इसके लिए एक रूल होना चाहिए। उसी तरह हमारे देश में या किसी भी देश में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो अपने पावर का मिसयूज कर सकते हैं। तो वैसी स्थिति में वो अपने पावर का मिसयूज नहीं करें। सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन किस में दिए गए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, हमारे संविधान में दिए गए हैं। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल एक दिया गया। आप अगर बुक थ्रोली पढ़ेंगे तो बुक में आपको ये फोटो के साथ देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा है और हमें इसको समझने में भी काफी आसानी होती है कि किस तरह से अगर किसी को अथॉरिटी दी जाती है तो वो अपने पावर का मिसयूज करता है। इसी तरह जो हमारा संविधान है, हमने देखा कि ये जो राजनेता होते हैं या फिर जो इलेक्टेड पर्सन होते हैं उन पर लगाम लगाता है ताकि वो अपने पावर का मिस यूज ना कर सके। और इसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में समानता का भी अधिकार दिया गया है कि राइट टू इक्वलिटी का अधिकार दिया गया है, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा मौलिक अधिकार है। फंडामेंटल राइट की चर्चा हमारे संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में की गई है। अगर आपसे पूछे कि फंडामेंटल राइट का डिस्कशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट में है, तो पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में फंडामेंटल राइट की चर्चा की गई है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो राइट टू इक्वलिटी, जिसमें ये कहा गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिकों के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। यानी कि ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब के आधार पर हमारे देश में किसी के भी बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा मौलिक अधिकार है। और डेमोक्रेसी में संविधान का महत्वपूर्ण एक फंक्शन ये भी होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर ग्रुप के लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। यानी कि अगर कोई एक ग्रुप है वो पावरफुल है थोड़ा, तो वो जो पावरफुल ग्रुप है, कोई लेस पावरफुल ग्रुप है सपोज बी और एक पावरफुल ग्रुप है ए, तो पावरफुल ग्रुप ए डोमिनेंट ना हो ग्रुप बी के ऊपर। तो इस ऐसे भी सारे रूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं ताकि कोई एक दूसरे को दबाए ना, कोई भी एक दूसरे का शोषण ना करे। और इस तरह के जो हालात हैं जिसमें एक पावरफुल जो ग्रुप होता है वो डोमिनेंट होता है थोड़े वीक सेक्शन पे, वो मोस्टली किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप जाइए तो हो सकता है। तो होता है ऐसा कभी कभी कि जो मेजोरिटी वाले होते हैं वो अपना डिसीजन किस पे थोपते हैं, माइनॉरिटी पर थोपते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे भी प्रोविजन किए गए हैं कि मेजोरिटी अपना रूल माइनॉरिटी के ऊपर ना थोपे, उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया गया है, पूरी तरह से उनकी सुरक्षा की गई है। तो इसी तरह से ये हमारे संविधान की क्या है, खासियत है। कभी कभी क्या होता है कि दो ग्रुप होते हैं ए एंड बी, तो जो ए ग्रुप है वो डोमिनेंट होता है किस पर, दूसरे ग्रुप पर, दूसरे समुदाय पर, तो इसको हम कहेंगे इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। और लेकिन कभी कभी ए के ही अंदर बहुत सारे हैं जो एक ग्रुप है वो दूसरे ग्रुप पर डोमिनेंट होगा, इसे हम कहेंगे इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। यानी कि जब अपने ही ग्रुप के अंदर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के ऊपर डोमिनेंट हो जाए देन इट्स कॉल्ड इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। और जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के ऊपर डोमिनेंट होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन कहते हैं। तो इस तरह के सारे रूल्स भी किए गए हैं हमारे संविधान में कि एक दूसरे पर कोई डोमिनेंट ना हो सके।
इसके साथ ही जो हमारा संविधान है वो हमें कुछ ऐसे डिसीजन लेने से भी रोकता है, मना करता है, जिससे देश की जो भावनाएं हैं, बिलीफ सिस्टम है, हमारे देश के जो सिद्धांत है, हमारे देश के जो प्रिंसिपल्स हैं, उसको ठेस पहुंचे। यानी कि आवेश में आकर कुछ ग्रुप ऐसा डिसीजन ना ले जिससे जो हम कंट्री के प्रिंसिपल्स हैं, उसके सिद्धांत हैं, कंट्री का जो बिलीफ सिस्टम है वो पूरी तरह से डगमगा जाए। जैसे हमारा देश भारत क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हो सकता है कि कुछ ग्रुप ऐसा चाहे ये जो दलगत राजनीति है ये बिल्कुल बेकार सी चीज है, या फिर ये जो पार्टी पॉलिटिक्स का जो सिस्टम है ये बिल्कुल बेकार चीज है। देश को अगर हमें डेवलप कंट्री बनाना है तो हमें एक डिक्टेटर को ले आना चाहिए शासन के लिए। हाँ, हमें एक डिक्टेटर लेकर आना चाहिए जो हमारे पूरे देश को स्ट्रांगली चला सके, पूरे देश पर शासन कर सके। जैसे जर्मनी में क्या हिटलर को लाया गया डिक्टेटर के रूप में, क्योंकि उसने कहा था कि वो जर्मनी को ऐसा बना देगा, वैसा बना देगा। उसी तरह इटली में मुसोलिनी को, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, सबका पतन हुआ, सबका अंत हुआ। उसी तरह तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि कुछ ग्रुप ऐसा चाह सकते हैं कि जो पार्टी पॉलिटिक्स है वो बेकार सी चीज है, डेमोक्रेसी बेकार सी चीज है, हमें एक डिक्टेटर को लाना चाहिए जो देश का डेवलपमेंट कर सके। तो इससे क्या होगी, देश की प्रिंसिपल्स को ठेस पहुंचेगा, कंट्री की बिलीफ सिस्टम को ठेस पहुंचेगा। या फिर हम कुछ लोग ऐसा भी चाह सकते हैं कि क्या आर्मी का शासन होना चाहिए। जैसे हमारे जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहां पे क्या है, कभी भी जब मन किया तो वहां की आर्मी क्या करती है, शासन की बागडोर अपने हाथों में ले लेती है। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनको हटाकर प्राइम मिनिस्टर तक को वहां जेल में डाल दिया जाता है। तो ऐसा हमारे देश में क्या पॉसिबल है, क्या नहीं है। तो इसलिए भी एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत जरूरी है, ताकि ये सारे जो गलत ख्याल आते हैं लोगों के मन में, आप कह सकते हैं, उन सब पर काबू किया जा सके, उन सब पर रोक लगाई जा सके। और जो एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है, एक गुड कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो सिद्धांत है देश का, जो मौलिक सिद्धांत हैं किसी भी कंट्री के, जो एक कॉमन भावना होती है, उनको पलटने नहीं देता है, और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का क्या करता है, आश्वासन देता है, गारंटी देता है कि जो सिटीजन है उनकी स्वतंत्रता का, उनके अधिकारों का क्या करेगा, रक्षा की जाएगी किसी भी देश में, और प्रोटेक्ट की जाएगी, ताकि नागरिक आसानी से किसी भी देश में रह सके। तो ये कब पॉसिबल है, जब किसी भी देश के पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, उनके सामने क्या थी, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि हमारे देश में कई समुदाय थे, कई कम्युनिटीज थी, और हमारे देश में कई भाषाएं थी। ना तो हमारे देश का एक धर्म था, और ना ही विभिन्न भाग की एक जैसी क्या थी, संस्कृति थी। और जब ये संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था, हमारा संविधान लिखा जा रहा था, उस समय हमारे देश में भारी उथल पुथल मचा हुआ था। भारी उथल पुथल के दौर से हमारा पूरा देश गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। उस समय तक लगभग ये तय हो गया था कि हमारे देश का बंटवारा दो पार्ट में कर दिया जाएगा, भारत और पाकिस्तान के रूप में कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने अपनी जो उनको ये हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, उसको बहुत बहादुरी से पूरा किया, और एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया जिसमें देश की एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरह से रिप्रेजेंटेटिव है हमारे जो देश की का ये जो कल्चर है विविधता में एकता का, उसको ये पूरी तरह से रिप्रेजेंट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने जो एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, उसमें सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन, क्योंकि उस समय हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, सामाजिक आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, तो सोशल इकोनॉमिक सुधारों के जरिए गरीबी के उन्मूलन को, पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, और जो जनप्रतिनिधि थे उनके चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका हो, इस पर काफी जोर दिया। और ये तस्वीर आप सभी पहचानते होंगे, ये
तस्वीर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की है, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। और डॉक्टर अंबेडकर का ये विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी जिम्मेदारी से जो अनुसूचित जाति हैं, यानी कि जो शेड्यूल कास्ट है, उनको संविधान के ड्राफ्ट में कुछ सेफ गार्ड दिए गए हैं, कुछ सुरक्षा दी गई है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि भले ही कानून बना दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, लेकिन अभी भी जो शेड्यूल कास्ट है वो बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो कानून बनाए गए हैं उसका संचालन किसके हाथों में है? उसका संचालन जो कुछ सवर्ण हिंदू आप जिन्हें कह सकते हैं उनके हाथों में है। इसलिए उन्होंने जो शेड्यूल कास्ट के जितने भी लोग थे उनसे ये आह्वान किया कि वो किसको ज्वाइन करे, वो सरकार को ज्वाइन करे, गवर्नमेंट को ज्वाइन करें और सिविल सर्विसेज को भी ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी लॉ बनाए जाते हैं वो इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होता है? सिविल सर्विसेज के जो अधिकारी होते हैं उनका ही होता है। तो उन्होंने शेड्यूल कास्ट के लोगों को ये आह्वान किया कि वो सरकार में तो शामिल हो ही साथ लोक सेवाओं में भी बढ़कर शामिल हो। अब हम की फीचर्स की बात करते हैं जो हमारा भारतीय संविधान है उसके। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया दिसंबर 1946 में, तो जो हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो काफी दिनों से चला आ रहा था, कई दशकों से चला आ रहा था। तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, हमारे नेशनलिस्ट थे, वो उस समय तक ये समझ चुके थे कि हमारा जो देश है वो कैसा होना चाहिए, कैसे हमारी देश की शासन व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि उनको पता था कि जो ब्रिटिश रूल था उस समय पर, जो रूल थे, जो शासन व्यवस्था थी, वो जो ब्रिटिशर्स थे उनके द्वारा बनाए गए थे। हमने खुद से तो नहीं बनाया था, वो ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए गए थे और हमें उसको क्या करना पड़ता था? फॉलो करना पड़ता था। तो इस तरह से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उसमें थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज्यादा लोगों का योगदान, 300 मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। सभी ने कोशिश की कि एक ऐसा संविधान तैयार करे जो पूरे देश के को एक सूत्र में बांध कर रख सके। और इस तरह से लगभग 3 साल का समय लगा, 3 साल का समय लगभग, यानी कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा टोटल, तब जाकर हमारा संविधान जो है वो क्या हुआ? तैयार हुआ। तो 1 या 2 दिन की मेहनत नहीं थी, ये लगभग 3 साल की मेहनत थी और 300 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनकी ये मेहनत थी, तब जाकर हमारा ये एक संविधान तैयार हुआ। और यहाँ पर ये एक फोटो दी गई है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ये फोटो दी गई है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये फोटो दिख रही है। और ये पूरे जितने भी मेंबर्स है, देखिए कितने सारे मेंबर्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, यहाँ पर दिखाया गया है। और साथ ही साथ अब ये फीचर्स की अगर हम बात करें तो जो मेन है फेडरल सिस्टम, फेडरलिज्म को अपनाया गया है हमारे देश में। इसका क्या मतलब है कि जो हमारे देश में सिस्टम है वो एक फेडरल सिस्टम है। इसका मतलब देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारें होंगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक केंद्र में सरकार होगी, सेंटर में गवर्नमेंट होगी और वो पूरे देश पर रूल करेगी, ऐसा नहीं है। हमारे देश में कई लेयर्स में गवर्नमेंट है। टॉप पर अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है, हर राज्यों की अपनी सरकार होती है, और लोकल लेवल पर भी पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अपनाया गया है, म्युनिसिपैलिटीज को अपनाया गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था को भी अपनाया गया है लोकल गवर्नमेंट के रूप में। तो सिर्फ एक स्तर की सरकार नहीं है हमारे देश में, कई स्तरों पर सरकारें हैं। क्योंकि केंद्र सरकार अगर डिसीजन लेती है तो हमारा देश कई राज्यों का क्या है? समूह है, यूनियन ऑफ स्टेट है। लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट है, लेकिन एक खासियत है कि किसी भी स्टेट को इससे बाहर निकलने की आजादी नहीं है। सपोज कोई स्टेट अगर ये चाहे कि हम भारत से अलग हो जाए तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि एक यूनियन ऑफ स्टेट है। भारत सभी राज्यों को मिलाकर बनाया गया है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ रूल बनाती है तो जरूरी नहीं कि सारे स्टेट पर सेम वो इम्प्लीमेंट हो सके, क्योंकि हर स्टेट की भाषा अलग है, रहन सहन अलग है, खान पान अलग है। तो इसके लिए स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट
का गठन करने का प्रावधान है। और उसके साथ ही जो लोकल जो पंचायती राज व्यवस्था है, लोकल जो प्लेसेस है, उसकी अलग समस्याएं हैं, उसकी अलग नीड है, तो उसके लिए भी लोकल स्तर पर भी गठन किया जाता है। जैसे मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, तो पंचायती राज व्यवस्था को भी चुना गया है। तो इस तरह से हमारे देश में फेडरल सिस्टम को अपनाया गया है। और भारत में इतने सारे समुदाय की जो उपस्थित है, इसका मतलब यह है कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसकी बागडोर जो दिल्ली है, जो कैपिटल है, उसमें जो थोड़े से लोग हैं, सिर्फ उन्हीं के द्वारा ना हो, बल्कि डिसीजन हर लेवल पर किया जा सके, हर स्तर पर किया जा सके। ऐसी व्यवस्था को हमारे देश में अपनाया गया है, फेडरल सिस्टम को अपनाया गया है। नेक्स्ट जो मेन फीचर्स है हमारे संविधान का, वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि हमारे देश में संसदीय शासन पद्धति को अपनाया गया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया है। और हर स्तर पर, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कि सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और पंचायत लेवल पर जो लोग हैं, वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव खुद करते हैं, खुद उनको चुनते हैं। और हमारे देश में वयस्क मताधिकार दिया गया है। 18 साल के जो भी स्त्री या पुरुष हैं, उनमें बिना किसी डिफरेंशिएशन के उनको वोटिंग का राइट दिया गया है। तो ये भी हमारे देश की खासियत है कि हमारे देश में हर लेवल पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया है, उसमें किसी भी तरह का डिफरेंशिएशन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई गई है जिसमें दिखाया गया है कि वोट डालने के लिए जो लोग हैं वो खड़े हैं, अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं। हमारे देश में वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है, जिसमें 18 साल की उम्र के सभी मेल या फीमेल बिना किसी डिफरेंशिएशन के, धर्म, जाति, लिंग के भेदभाव के आधार, बिना किसी डिफरेंस के अपने वोट डालने के अधिकार का उपयोग करते हैं। तो हमारा जो देश है वो विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। और हमारे देश में सबसे पहला आम चुनाव कब हुआ था, किसको पता है? अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो मैं थोड़ी देर में बताऊंगी। और नेक्स्ट जो फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन्स हैं। एक तो है लेजिस्लेटिव के अंतर्गत कौन आते हैं? लेजिस्लेटिव के अंतर्गत जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो सभी लेजिस्लेटिव के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जितने भी चुनाव जीत कर जो आएंगे वो लेजिस्लेटिव होते हैं। और एक होता है एग्जीक्यूटिव कौन है? एग्जीक्यूटिव ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं, यानी कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, लेजिस्लेटिव के जो मेंबर्स होंगे, वो क्या बनाएंगे? रूल को बनाएंगे। रूल मेकर्स होते हैं, लॉ मेकर्स होते हैं। जैसे सेकेंड ऑर्गन होता है हमारी गवर्नमेंट का, वो होता है एग्जीक्यूटिव यानी कि एग्जीक्यूट करते हैं बनाए गए लॉ को। तो लॉ को अच्छे से एग्जीक्यूट करने वाले क्या कहलाएंगे? एग्जीक्यूटिव कहलाएंगे। और ऐसे लोगों का ये ग्रुप होता है जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। और थर्ड होता है जुडिशियरी यानी कि जो कोर्ट वगैरह आप देखते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, या फिर सेंटर के लेवल पे अगर आप देखें तो हमारे देश में क्या है? सुप्रीम कोर्ट है जो सभी में हेड है। हाई कोर्ट, एक तो लोकल लेवल पे कोर्ट होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट होते हैं। तो ये जुडिशियरी होता है। तो जितने भी न्याय प्रणाली के अंतर्गत आएंगे वो सारे जुडिशियल सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। और ये इसमें हमारे संविधान में ये प्रावधान किया गया है, ये ऐसे सारे अरेंजमेंट किए गए हैं कि कोई भी एक दूसरे के पावर का इस्तेमाल ना करे, कोई भी एक दूसरे के
पावर को कम ना करे, क्योंकि जो हमारे लॉ मेकर्स थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाने वाले मेंबर्स थे, हमारे संविधान सभा के जो मेंबर्स थे, उनको इस बात की बहुत ज्यादा चिंता थी कि कहीं जो ये एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर को ओवरलैप ना कर ले। ठीक, तो क्योंकि वो लागू करने वाले हैं, तो उसके लिए सारे प्रावधान किसमें किए गए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं कि ये जो तीनों पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, वो एक दूसरे में इंटरफेयर ना करे, एक दूसरे के शक्तियों का हनन ना करे। और इस चैप्टर में अक्सर स्टेट वर्ड का यूज किया गया है और कहा गया है कि यहाँ पर अगर स्टेट वर्ड की बात की जाए, स्टेट की बात की जाए, तो इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट क्या होती है, सरकार क्या होती है, सरकार जो है वो इलेक्शन के द्वारा बदल भी जाती है। और गवर्नमेंट का क्या काम है, लॉ को बनाना और लॉ को इनफोर्स करने का काम होता है सरकार का। लेकिन वहीं हम स्टेट की बात करें तो स्टेट क्या रिप्रेजेंट करती है, एक डिफरेंट टेरिटरी में रहने वाले सॉवरेन पीपल को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा है इंडिया स्टेट की और नेपाली स्टेट की। तो इंडिया स्टेट की अगर बात की जाए तो उसका मीनिंग है पूरे भारत की बात की जा रही है। और भारत में क्या है, भारत में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और सरकार क्या होती है, गवर्नमेंट क्या होती है, वो स्टेट का एक पार्ट होती है। सरकार जो होती है वो स्टेट का एक पार्ट होती है और स्टेट जो है वो सरकार से कहीं ज्यादा व्यापक होती है। और स्टेट वर्ड का यूज सरकार के स्थान पर नहीं किया जा सकता, यानी कि स्टेट की अगर बात की जाए तो उसका मीनिंग सरकार से कहीं ज्यादा व्यापक है और स्टेट वर्ड को सरकार के स्थान पर, गवर्नमेंट के स्थान पर यूज नहीं किया जा सकता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई फंडामेंटल राइट दिए गए हैं यहाँ के सिटीजन्स के लिए। तो सबसे पहला है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार। तो कानून के नजर में सभी लोग क्या होते हैं, समान होते हैं। ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का जो कानून है वो बराबर की सुरक्षा देगा, इक्वली प्रोटेक्ट करेगा सभी लोगों को। उसमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ उनके रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। यानी कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, भले ही उनकी रिलीजन कुछ भी हो, कास्ट कुछ भी हो, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी हो, कानून की नजर में सभी लोग क्या है, बराबर है। और इसी के अंतर्गत राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत ही अनटचेबिलिटी को भी, यानी कि छुआछूत की जो प्रथा थी उसको भी एबॉलिश किया गया। यानी कि अनटचेबिलिटी किसके अंतर्गत आएगा, वो आएगा राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत आता है। यानी कि छुआछूत की जो व्यवस्था थी ना, हमारे प्राचीन सभ्यता से ये चली आ रही थी कि एक दूसरे का टच किए हुए सामान को न छूना, एक अगर कोई नीची जाति का है तो उसको अपने घर में ना आने देना, मंदिरों के इस्तेमाल पर रोक था, इन सब को इलीगल करार दे दिया गया। राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत ये हमें फंडामेंटल राइट दी गई देश के नागरिकों को। और नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत क्या है कि इसके अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, उनको भाषण देने का अधिकार दिया गया है, एक्सप्रेशन का अधिकार दिया गया है। एंड राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, वो अपना संघ बना सकते हैं। एंड राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, और देश में किसी भी भाग में वो फ्रीली घूम सकते हैं, वो रह सकते हैं। ऐसा तो नहीं है हमारे देश में कि एक स्टेट का जो रहने वाले हैं वो दूसरे स्टेट में जाकर नहीं रह सकते। नहीं, कितना सारा होता है, अदर स्टेट में लोग जाकर रहते हैं, वहां काम करते हैं। तो ये राइट हमें कहाँ से मिला है, ये राइट हमें हमारे संविधान ने दिया है कि हम कहीं भी अपने देश के बाउंड्री के अंदर घूम सकते हैं, रह सकते हैं। एंड राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस, और साथ ही हमें ये अधिकार मिला है कि हम किसी भी प्रोफेशन को अपना सकते हैं, किसी भी पेशा को अपना सकते हैं या कोई भी बिजनेस
कर सकते हैं। यानी कि जो राइट टू फ्रीडम है उसके अंतर्गत हमें क्या अधिकार दिए गए हैं? भाषण देने की स्वतंत्रता दी गई है, सभा, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, देश के किसी भी भाग में रहने और आने जाने की स्वतंत्रता दी गई है, और कोई भी प्रोफेशन को अपनाने, ऑक्यूपेशन को अपनाने या फिर बिजनेस की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को इलीगल घोषित किया गया है, यानी कि मानव का जो व्यापार किया जाता है, बेच दिया जाता है, उसको इलीगल घोषित किया गया है। फोर्स्ड लेबर यानी कि बंधुआ मजदूर की जो प्रथा थी या फिर जबरिया प्रथा भी थी, जो जबरदस्ती किसी से काम कराना, उसको इलीगल घोषित किया गया है। और जो बच्चे 14 साल से कम उम्र के हैं उनको मजदूरी पे रखना क्या है? अपराध है। यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंतर्गत ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि जो व्यापार किया जाता है, मानव व्यापार, उसको फोर्स्ड लेबर और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखने पर यानी चाइल्ड लेबर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया है। ये सब किसके अंतर्गत आएगा? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंतर्गत आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, रिलीजियस फ्रीडम दी गई है, और हर व्यक्ति अपनी इच्छा का धर्म अपनाने का और उसका प्रचार प्रसार वो कर सकता है। हर व्यक्ति जो है वो फ्री है, वो अपनी इच्छा के धर्म को अपना सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और हमारे देश का अपना कोई धर्म नहीं है, धर्म निरपेक्ष है हमारा देश। स्टेट का अपना, स्टेट जब भी मैं बोलूं किसका, राज्य की बात नहीं होगी, कंट्री लेवल पे बात की जाती है। तो स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं होगा, और देश के हर नागरिकों को अपने इच्छा के अनुसार धर्म को अपनाने की छूट है, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट जो फंडामेंटल राइट है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। इसमें क्या किया गया है? इसमें कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, चाहे वो माइनॉरिटी एज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हो या फिर लिंग्विस्टिक हो। ये कोई भी माइनॉरिटी, चाहे वो धर्म के आधार पर हो या फिर भाषा के आधार पर हो, वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को क्या कर सकते हैं? खोल सकते हैं, और उसकी रक्षा कर सकते हैं, और उसके विकास के लिए क्या करेंगे? वो शैक्षणिक संस्था खोल सकते हैं। यानी कि माइनॉरिटी रिलीजियस बेसिस पे या भाषाई आधार पर अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को खोल सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए और उनको डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट जो राइट दिए गए हैं वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य के द्वारा उसके किसी फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, तो इस अधिकार का सहारा लेकर वो कहाँ जा सकता है? कोर्ट जा सकता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट का हनन किया गया है, तो उसकी रक्षा के लिए वो क्या कर सकता है? कोर्ट का सहारा ले सकता है। और फंडामेंटल राइट का हनन नहीं किया जा सकता है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर किसी भी हालात में। उस पर मैं बाद में डिस्कशन करूंगी। और ये जो फंडामेंटल राइट है 6 है, इसका मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताया है आपको। डिटेल में तो बहुत सारे हैं, जैसे राइट टू इक्वलिटी, उसमें कई पार्ट्स हैं, राइट टू फ्रीडम उसके कई पार्ट्स हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में कई पार्ट्स हैं, सभी में कई पार्ट्स हैं। तो उस पर मैं कभी डिटेल में अलग से वीडियो लेकर आऊंगी, क्योंकि अगर हम सिर्फ एक फंडामेंटल राइट की ही चर्चा करें ना, तो उसका ही डिस्कशन काफी लंबा हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने एज ए चैप्टर ही रखने की कोशिश की है, यानी कि चैप्टर में जितना दिया गया है बस उतने ही बताने की कोशिश की है, ताकि ज्यादा लेंदी ना हो जाए ये लेक्चर। दोस्तों, और जो नेक्स्ट फीचर्स है हमारे संविधान का वो है सेकुलरिज्म, यानी कि
जो हमारा देश भारत है वो क्या है, एक सेकुलर कंट्री है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, जिसमें राज्य का, स्टेट का अपना कोई एक राज धर्म नहीं हो, यानी कि स्टेट रिलीजन ना हो। हमारे देश भारत का कोई एक ऐसा रिलीजन है क्या? आप सोच कर बताइए कि हमारे देश का ये धर्म है, नहीं है। हमारा देश भारत क्या है, एक सेकुलर कंट्री है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जहां पर सभी धर्म बराबर है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म आपस में बराबर है। तो सरकार के द्वारा किसी भी धर्म को ऑफिशियली प्रमोट नहीं किया जाएगा और ना ही स्टेट का अपना कोई एक रिलीजन होगा। ये खासियत होती है सेकुलर कंट्री की, धर्मनिरपेक्ष राज्य की। तो जो हमारा इतिहास होता है, कभी कभी वो तय करता है कि हमारा जो संविधान हो वो कैसा होना चाहिए। तो ये काफी हद तक इस पर निर्भर करता है, हमारी हिस्ट्री पर। और जो हमारा संविधान है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। हर देश के लोगों की अपनी कुछ ड्रीम होती है, वो जिसे वो साकार करना चाहते हैं। सबका एक सपना होता है कि हमारा देश ऐसा हो। तो ये किसके जरिए पॉसिबल है? संविधान के जरिए, कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए ये पॉसिबल है कि जो हम अपने सपनों का देश चाहते हैं उसको साकार करें। और यहाँ पर आप कुछ फोटो देख रहे होंगे, ये जो तस्वीर है वो 24 जनवरी 1950 की है, जो संविधान सभा की जो लास्ट बैठक हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसकी ये तस्वीर है, जिसमें जो प्रधानमंत्री थे तत्कालीन पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो संविधान सभा की प्रति पर सिग्नेचर करते हुए, और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें हमारे देश का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, वो सिग्नेचर करते हुए, और विभिन्न मेंबर्स जो संविधान सभा के थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे, लगभग 300 थे, वो सभी सिग्नेचर करते हुए, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल भी शामिल है। तो ये पूरा चैप्टर था, चैप्टर 1 NCERT क्लास 8 की, जिसको मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को समझा सकूं शॉर्ट फॉर्म में। और सेकेंड चैप्टर भी मैं जल्दी ही उसकी लेक्चर भी मैं लेके आऊंगी, आप लोगों को समझाऊंगी, जिसमें और भी डिटेल में दिए गए होंगे सारी चीजों को। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।